आज का एक क्लास मैग्नेटिज्म पे है जो स्पेशली नीट और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो बच्चों, आज इस क्लास को आप जब देख रहे हो तो आप मेरा ये सजेशन है आपको कि आप जब शुरू करो तो शुरू से लेकर आखिर तक ईच एंड एवरी थिंग्स को समझो और उसको खुद ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरा कोई भी कॉन्सेप्ट्स, मेरा कोई भी न्यूमेरिकल्स जो होता है बगैर उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए बिना मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूं। ऐसा नहीं कि जस्ट न्यूमेरिकल मिला मैंने सॉल्व कर दिया और मैंने आपको बता दिया कि इस तरह के न्यूमेरिकल आपको कैसे सॉल्व करना है। नहीं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट को मैं भी क्लियर करता हूं। तो जब भी आप मेरे इन वीडियोस को आप देखें तो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर बने रहें। आपको हर एक न्यूमेरिक्स में कुछ ना कुछ आपको नया कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा और आपका कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर मैं कर दूंगा कि आपको न्यूमेरिक्स को समझते ही पढ़ते ही आप उसको आराम से अपने से बनाने लगोगे। तो लेट्स स्टार्ट आज का प्यारा सा क्वेश्चन। अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला experiences a torque of magnitude equal to 4.5 10 power minus 2 joule. What is the magnetic moment of the dipole? तो बच्चों यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये कहना क्या चाहता है। कहते हैं शॉर्ट बार मैग्नेट है जो 30 डिग्री के एंगल पर है यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में और उस फील्ड का स्ट्रेंथ दिया हुआ 0.25 टेस्ला। तो कह रहा है कि जब ये बार मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो वो एक टॉर्क का एक्सपीरियंस करेगा, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड उस बार मैग्नेट को रोटेट करना चाहेगा, जिसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो कहता है कि वो जो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है वो टॉर्क इतना एक्सपीरियंस करता है 4.5 × 10 पावर माइनस 2 जूल। तो कह रहा है कि उस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, उस मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो थोड़ा सा इसको हम लोग कंसेप्चुअली फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा कि अगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कुछ ज्यादा मोटा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और बार मैग्नेट मान लिया कि इस डायरेक्शन में है और बार मैग्नेट का मान लिया यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है और पोल स्ट्रेंथ होता है जिसको हम लोग जनरली QM से डिनोट करते हैं। इसका भी पोल स्ट्रेंथ है QM, क्योंकि दोनों पोल का पोल स्ट्रेंथ सेम होगा बच्चों। तो जब इस बार मैग्नेट को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जो यूनिफॉर्म है तो इस पर एक फोर्स इधर लगता है और ये जो फोर्स होता है वो पोल स्ट्रेंथ यानी QM इनटू मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसी तरह से इस पर इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा और ये होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ यानी QM इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फोर्स लगता है, फोर्स के डायरेक्शन यानी नॉर्थ पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा और साउथ पोल में जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों फोर्स इस पर लग करके इसको रोटेट करना चाहता है। तो रोटेट करने के बाद इसमें जो टॉर्क, ये दोनों मिलकर जो टॉर्क बनाता है, तो ये टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है टॉर्क, ये हम लोग इसको ऐसे याद करते हैं टम्ब। ये जो हुमायूंस टम्ब के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हुमायूंस टम्ब। तो हुमायूंस टम्ब या हुमायूंस टम्ब कहते हैं। तो ये MB हुआ टम्ब और इसमें लग जाता है साइन थीटा, हुमायूंस MB। तो ये क्या पढ़ेंगे हम लोग, टुम पढ़ेंगे। तो हुमायूंस टुम एक याद रखने का तरीका है ये, तो साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या क्या आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आपको टॉ दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। तो अब हमें जब पता चल गया कि हमें ये निकालना है तो हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो M = हो जाएगा, ये सारा वैल्यू को इधर कर देते हैं तो टॉ अपन हो जाएगा B sin थीटा। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, टॉ का वैल्यू रख देते हैं। टॉर्क जो एक्सपीरियंस करता है वो करता है 4.5 × 10 पावर माइनस 2 जूल एंड मैग्नेटिक फील्ड है 0.25 टेस्ला, 0.25
0.25 टेस्ला। उसके बाद आता है ये एंगल कितने पर है, साइन 30 डिग्री, 30 के एंगल पे है तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू डायरेक्ट बैठा है तो हाफ होता है। अब हम लोग करते क्या, ये हाफ का जो 2 है ना, इस 2 को ऊपर कर लेते हैं तो 4.5 को, देखो कभी कभी बच्चे इसमें इस तरह के जो कैलकुलेशन में बहुत अच्छा खासा टाइम वो कंज्यूम करता है। तो बच्चे आपको जब भी कैलकुलेशन होना ट्रिकी होनी चाहिए और आपको ऐसा होना चाहिए कि आप कम से कम आप पेन का यूज करें और बहुत क्विक आप ब्रेन में इसको सेट करके इसे कैलकुलेशन करें। क्योंकि जब आप नीट का एग्जाम में आप ट्राई करते हो तो आपका जो ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन है तो आपको इतना टाइम अलॉट नहीं किया जाता है कि आप इत्मीनान से सारे को आराम से कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उतना नहीं रहता। आपका कितना क्विक अप्रोच है कैलकुलेशन में दैट्स मेथड वो बहुत काम करता है। और इसमें आपको कम से कम नॉर्मल स्टूडेंट से अगर आपको ये चीज़ आता है तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आप ज़्यादा करोगे। और एक एक क्वेश्चन का मतलब रहता है, एक क्वेश्चन से कोई बाहर हो सकता है, कोई अंदर जा सकता है, तो बहुत डिसाइसिव फैक्टर होता है, तो इस पर भी ध्यान देना है। तो 2 को ऊपर कर लेंगे तो 4.5 उसको बोलते हैं 4.5, 4.5 को 2 से गुना कर दो तो 9 हो जाएगा। तो ये 9 हो गया बच्चों, यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁻2 हो गया। अब यहाँ क्या रह गया 0.25, देखो 0.25 हम क्या करते हैं 0.25 में डेसिमल को उठा के यहाँ कर देते, 2 डिजिट करेंगे तो इसको हटा करके यहाँ अगर यहाँ करते तो यहाँ पे हमें 2 0 देना पड़ेगा, 2 0 देंगे। अब यहीं पे हम करेंगे क्या, ये 900 है तो इसको हम लोग करते हैं क्या 9 इंटू 100 करते हैं और ये 25 को यहाँ कैंसिल कर देते हैं तो 25 चौक 100 होता है, 4 टाइम्स चलता है तो 4 चल गया। तो अब 9 4 जा 36। अब कितना क्विक आप आराम से कर सकते हो 10⁻²। अगर 10⁻² को आप रिमूव करना चाहते हो, 10 पावर नेगेटिव पावर वाले को अगर रिमूव करना चाहते हो, जितना पावर उतना डेसिमल डिजिट इतना इधर की तरफ आ जाएगा। अब इसको अगर हटाना चाहते हो तो डेसिमल इधर की तरफ आएगा। और इसको अगर जैसे पॉजिटिव में अगर हटाना चाहते हो, जैसे पॉजिटिव में अगर 10⁻² होता, इसको हटाते तो इस पे 2 0 आ जाता, या यूं कहते कि डेसिमल हमारा राइट साइड की तरफ वो डिस्प्लेस हो जाता। तो अगर इसको आप हटाना चाहते हो तो ये हो जाएगा 0.36, यानी 2 माइनस है तो 2 डिजिट इधर आ जाएगा, इतना आ गया। अब इसका हमें यूनिट देखना देखो जनरली आपको यूनिट कभी कभी याद नहीं रहता है, तो अगर यहाँ पे डाटा में दिया हुआ ये यूनिट में दिया हुआ है कि ये जूल है, ये जूल है, टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, तो टॉर्क का वैल्यू आपको यहाँ जूल दिया हुआ है। और यहाँ साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूनिट नहीं होता है और इसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, यूनिट में दिया हुआ है यहाँ पे टेस्ला। तो अब टेस्ला को ऊपर कर लेंगे तो जूल टेस्ला इनवर्स हो जाएगा। तो आपको जूल टेस्ला इनवर्स हो गया, तो आपको यूनिट भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका कैलकुलेशन है, आप इसको आराम से पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट सम है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.32 joule Tesla inverse is placed in a uniform external magnetic field of 0.15 Tesla. The bar is free to rotate in the plane of the field, which orientation would correspond to its stable, unstable equilibrium. What is the potential energy of the magnet in each case? तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि पहले आपको मैं उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं बैकग्राउंड में, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल्स बनाते हो तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स आपको अगर बिल्कुल न्यूमेरिकल के साथ आपको अगर क्लियर होता है तो आपको किसी बुक्स को सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बैक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये न्यूमेरिकल्स जो बनाया गया कहाँ से बनाया गया। तो मैं आपको बता दूं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे कोई एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, इसको नॉर्थ पोल मान लेते हैं, इसको साउथ पोल मान लेते हैं। तो ऑब्वियसली इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ये दो फोर्स मिलके इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो जब इसको ये दोनों फोर्स इसको रोटेट करने की कोशिश करता है, यानी इस पर टॉर्क अप्लाई करेगा, तो ये इसको अलाइन करना चाहेगा, बार मैग्नेट को चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल कर दे, उसको अलाइन करना चाहेगा। तो अब उसको हम लोग करते क्या है, इसको अलाइन नहीं हो करके हम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इस फोर्स के अगेंस्ट में इसको रोटेट करते हैं। अब हमें रोटेट करने में
काम करना पड़ेगा। जब इसको हम रोटेट करेंगे इस फोर्स के अगेंस्ट में, इस टॉर्क के अगेंस्ट में इसको रोटेट करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। और वो जो वर्क होता है बच्चों, वो वर्क होता है -mb cos θ2 - cos θ1। ये एक डेरिवेशन है, लॉन्ग डेरिवेशन है। उस डेरिवेशन से ये वैल्यू आता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बाहर मैग्नेट को इस फोर्स के अगेंस्ट में बाहर से फोर्स लगाकर, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, लगा कि जब इसको रोटेट करते हो और रोटेट करने में जो आप काम करते हो सिस्टम पे, तो वो काम का वैल्यू होता है -mb cos θ2 - cos θ1। अब यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि cos θ2 और θ1 क्या है। कहते हैं कि इनिशियली वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मान लो ये θ1 एंगल पर है, और जब इसको हमने रोटेट कर दिया तो वो क्या θ2 समथिंग रोटेट कर दिया किसी भी एंगल से, तो हमने कहा कि θ1 से θ2 एंगल पर इसको हमने रोटेट कर दिया। तो ये दो सिचुएशन है कि इनिशियल सिचुएशन θ1 में है और जब उसको हमने रोटेट किया तो θ2 एंगल तक रोटेट किया। तो ये उसके बारे में इसका एक कॉन्सेप्ट है जब इसको डिराइव करते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग करते क्या है कि कोई एक स्टैंडर्ड सिचुएशन हम लोग तलाश करते हैं। इसमें बोलते कोई एक स्टैंडर्ड सिचुएशन होगा जहां से हम लोग इसको रोटेट करने की बात करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग करते क्या है कि इस मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर परपेंडिकुलर रखते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं यह बता दूं, जैसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर ये मैग्नेटिक डायपोल को या बार मैग्नेट को परपेंडिकुलर अगर रखते हैं, तो कंसेप्चुअली ये है कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन है, इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन है, तो कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड ये लाइन जो आ रहा है, तो कहीं सोर्स तो है, और जनरली वो नॉर्थ पोल का सोर्स मानते हैं जहां से ये लाइन ऑफ फोर्स आता है। तो कहा जाता है उस सोर्स से ये नॉर्थ पोल का डिस्टेंस और साउथ पोल का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इसका पोल स्ट्रेंथ QM है, इसका भी पोल स्ट्रेंथ QM है, तो दोनों पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये रिपल्सिव फोर्स होगा, मतलब उसको उधर की तरफ घुमाना चाहेगा, और ये अट्रैक्टिव होगा, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ सेम होगा। लेकिन फिर भी हम लोग जब इसको यूनिफॉर्म मानते हैं तो ये मान के चलते हैं कि हर तरफ हर जगह ये इक्वल फोर्स लगा रहा है। लेकिन फिर भी इसको अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है कि जिस सोर्स से इस पर फोर्स लग रहा है वहां से इसकी दूरी बराबर है, तो एक्चुअली इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड पोजीशन मान लेते हैं कि ये इनिशियल पोजीशन है। और इनिशियल पोजीशन अगर ये हो तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो ये θ1 लेते हैं हम लोग इनिशियल, तो ये 90 डिग्री पे आ जाएगा। तो हम लोग इसको इनिशियल मानते हुए 90 डिग्री पे इसको ले लेते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं θ1 को हमने ले लिया 90 डिग्री, और उसके बाद θ2 अब किसी भी एंगल में हम रोटेट कर देते हैं, मान लिया वो थीटा एंगल है। तो अब इन सबको यहाँ अगर बैठा देते हैं तो ये W हो जाएगा, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये हो जाएगा -mb, और उसके बाद cos θ2 को हम थीटा ले लेते हैं, और cos θ1 को यहाँ पे 90 डिग्री ले लेते हैं। तो cos 90 डिग्री बच्चों 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा -mb cos थीटा हो जाएगा। और ये जो वर्क होता है, ये वर्क हम उस सिस्टम में यानी उस बार मैग्नेट में एक तरह से एनर्जी भरने का काम करते हैं। तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स से किया गया ये वर्क होता है, ये वर्क उस सिस्टम पे बार मैग्नेट में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है। तो ये उस बार मैग्नेट का पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करा, और ये फॉर्मूला हमें मिल गया। तो अब इसका हम लोग करते क्या है, अब इसका इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। किस तरह से यूज करेंगे, तो इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं। इसको उठा के यहाँ मैंने लाया, अब इसको हम लोग यूज करेंगे। अब आगे चलते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है, शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ बच्चों, यहाँ m का वैल्यू दिया हुआ है 0.32 जूल टेस्ला इनवर्स। ठीक है, इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी दिया हुआ है, हमें यहाँ b भी दिया हुआ है, तो b का वैल्यू दिया हुआ है 0.15 टेस्ला। दो चीज दिया हुआ है। If the bar magnet is free to rotate in the plane of the field, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में ये बार मैग्नेट फ्री है रोटेट करने के लिए, किसी भी डायरेक्शन में वो रोटेट कर सकता है। तो रोटेट करने के लिए वो फ्री है। तब कह रहा है
कि इस बार मैग्नेट का वो ओरिएंटेशन यानी रोटेट करते हुए वो पोजीशन कौन सा होगा जब वो स्टेबल होगा, जब वो स्टेबल होगा और जब वो अनस्टेबल होगा। तो देखो ये दो का कंडीशन है, स्टेबल और अनस्टेबल का। तो पहले हम स्टेबल की बात करते हैं। देखो बच्चों, कोई भी सिस्टम में कोई भी चीज स्टेबल तब होता है जब कोई फोर्स या कोई टॉर्क का काम इन्वॉल्व है, और वहां पे स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम लोग वहां ये देखते हैं कि उस सिस्टम पे एनर्जी कितना है, यानी जितना मिनिमम एनर्जी होगा, जितना मिनिमम से मिनिमम एनर्जी होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही बढ़ जाएगी। और अगर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी उसका अगर बढ़ जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये हमारा इक्वेशन आया, ये एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी का, हम चाहेंगे कि इसका एनर्जी अगर मिनिमम एनर्जी हो जाए तो इसका जो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब मिनिमम एनर्जी यहाँ वैल्यू क्या देख रहे हैं, -mb cos थीटा, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो हम चाहते हैं कि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, और 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैक्सिमम नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। मैक्सिमम नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि अगर हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी उसका मैक्सिमम हो, फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो बच्चों थीटा को यहाँ हम लोग क्या करते हैं 0 डिग्री कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी हो जाएगा उस समय ये मिनिमम हो जाएगा। तो एनर्जी हो जाएगा मिनिमम, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा, ये हो जाएगा mb हो जाएगा। कब? जब थीटा को हमने 0 डिग्री करा। तो 0 डिग्री का मतलब होता है कि ये जो बार मैग्नेट है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो जाएगा। तो ये जो मान लो ये जो एंगल हमारा थीटा अगर है तो ये थीटा 0 हो जाएगा। कब? जब ये पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब है कि मिनिमम एनर्जी के लिए स्टेबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अगर यहाँ एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए यहाँ ओरिएंटेशन क्या है, तो ओरिएंटेशन है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है, डायपोल का मोमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल के अलोंग में होता है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल के अलोंग होता है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है। तो ये उसका डायरेक्शन होता है इधर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो इधर यानी m और b के बीच का एंगल यहाँ थीटा है, और थीटा अगर 0 कर दिया तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं m इधर की तरफ हो गया, m और b दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो अब यहाँ पे जो आपको आंसर करना है बच्चों के स्टेबिलिटी के लिए, ज्यादा स्टेबल हो ओरिएंटेशन, तो वो ओरिएंटेशन क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट यानी मैग्नेट जो डायपोल है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके पैरेलल हो जाएगा। तो इसका हम लोगों ने आंसर करा। दूसरी बात कहता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका वैल्यू भी हमें निकालना है। स्टेबिलिटी तो हमने बता दिया कि उसके लिए ओरिएंटेशन ये होना चाहिए। अब यहाँ पे एनर्जी का भी वैल्यू निकाल लेना है हम लोग को। अब एनर्जी का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे आप रख दो, यहाँ -m का वैल्यू दिया हुआ बच्चों 0.32 है, और b का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.15 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0.32 और 0.15 इसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो आप मल्टीप्लाई करने का आपका क्विक अप्रोच होना चाहिए। तो आप ये डेसिमल पर ध्यान मत दो, ये 15 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्ट कर दो 15 2 जा 30 हो जाएगा, और उसके बाद 15 3 जा 48 हो जाएगा 45। अब इसको आप ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 480। अब यहाँ अगर हम देखेंगे -480 आ रहा है तो कितने के बाद डेसिमल हमें देना पड़ेगा, तो डेसिमल यहाँ पे 3 डिजिट के बाद, यहाँ 4 डिजिट के बाद देना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कितना डिजिट है, देखो यहाँ पे 1 2 यहाँ 3 4 डिजिट के बाद हमें डेसिमल देना पड़ेगा। तो अब अगर 4 डिजिट के बाद डेसिमल आप देते हो तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, एक 0 और देना पड़ेगा। चाहे तो एक 0 देकर के आप ऐसे लिख दो -0.048, या अगर साइंटिफिक मेथड में रखना चाहते हो तो साइंटिफिक मेथड में बच्चों ये जो वैल्यू है तो डेसिमल के पहले नॉन जीरो डिजिट होता है, तो आप डेसिमल को उठा के यहाँ रखना चाहोगे
फाइनली तो वैल्यू हमारा इतना आया। अगर डेसिमल यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 4.8, 2 डिजिट लेके गए तो यहाँ 10⁻⁻2 हो जाएगा। ये हो गया आपको एनर्जी का, और एनर्जी का जो यूनिट होता है बच्चों वो जूल होता है। तो ये आपको एक मिल गया, इसको भी आप पॉज करके आराम से जल्दी से लिख लो। दूसरा कह रहा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्विलिब्रियम यानी फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, जितना मैक्सिमम हो उतना ही उसकी जो पोजीशन है वो अनस्टेबल होता है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो हमारा एनर्जी है ये -mb साइन कॉस थीटा है, -mb कॉस थीटा है। तो अब कोशिश करते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू हो, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो, तो कॉस थीटा। अब यहाँ देखना है बच्चों कि ये वैल्यू नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में जो वैल्यू होता है वो बहुत मिनिमम के तरफ वो टेंड करता है। तो हम चाहेंगे कि कॉस थीटा का ऐसा वैल्यू रखा जाए ये पॉजिटिव में और मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है नेगेटिव में। बहुत छोटा वैल्यू अगर कहें तो -1 होता है, और कॉस थीटा का वैल्यू -1 होता है 180 डिग्री पर। तो अगर यहाँ पे हम लोगों ने कॉस 180 डिग्री रख दिया, कॉस 180 डिग्री, तो -1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा mb। यानी mb का मतलब है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों वो आपका मैक्सिमम हो गया। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि स्टेबिलिटी मिनिमम हो गया। इसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी ये मिनिमम हो गया। और ये कब हुआ, कब होगा, किस ओरिएंटेशन में होगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा। अब देखो बच्चों, थीटा का अगर 180 डिग्री कर रहे हो यानी इसको इस तरह से रोटेट करोगे, नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन। अब जब नॉर्थ पोल इधर की तरफ आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच जो एंगल होता है 180 डिग्री हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के अपोजिट में होगा, एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि m इज अपोजिट ऑफ b, यानी ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होगा। एक तो हुआ कि हमने इसका ओरिएंटेशन बता दिया। अब कह रहा है कि इस केस में एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो वेरी सिंपल बच्चों, इसका एनर्जी के वैल्यू हम वही निकालेंगे। तो यहाँ पे m का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, ऑलरेडी m का वैल्यू दिया हुआ है, हमने ऑलरेडी निकाला है, और b का भी वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ, निकाला। न्यूमेरिकल वैल्यू वही होगा, सिर्फ ये कि ये पॉजिटिव में होगा। तो आई डू होप कि आप इसको अब समझ गए होंगे। आप इसको आराम से पॉज करके लिख लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टन्स an area of cross section 2.5 into 10⁻⁻4 meter square carries a current of 3.0 ampere. Explain in what sense does the solenoid act like a bar magnet? What is its associated magnetic मोमेंट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम डाटा पर के पहले उतार लेते हैं, इसमें डाटा के फॉर्म में हमें क्या क्या दिया हुआ है। कहता है क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड है जिसमें बहुत सारे टर्न्स दिया हुआ है, बहुत सारे टर्न्स इसमें लपेटा गया है, यानी बहुत सारे टर्न्स इसमें लपेटा गया है। क्लोजली वाउंड यानी तार सब एक दूसरे के बहुत करीब है, ये इस तरह से सोलेनॉइड है। चलो, क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स यानी यहाँ n दिया हुआ 800 टर्न्स दिया हुआ है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए दिया हुआ है 2.5 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। कैरीज ए करंट कितना जा रहा है, यानी इस सोलेनॉइड में कितना करंट क्रॉस करा रहे हैं हम लोग, I। तो करंट का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, यानी करंट इक्वल टू दिया हुआ है 3 एम्पियर। 30 एम्पियर का मतलब 3 एम्पियर हो गया। डेसिमल के बाद की वैल्यू को ले लेते हैं। एक्सप्लेन इन व्हाट सेंस डज द सोलेनॉइड एक्ट लाइक ए बार मैग्नेट। कहता है
कि किस सेंस में ये बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, छड़ चुंबक के जैसा बिहेव करेगा, एंड व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट। कहता है उससे जुड़ा हुआ अगर ये बार मैग्नेट है तो फिर उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो सिंपली हम लोग कहते हैं उस सेंस पे डिपेंड करता है कि टर्न्स किस तरह से दिया गया है, तार किस तरह से लपेटा गया है। इधर की तरफ नॉर्थ पोल होगा, जनरली बार मैग्नेट इसके एक्सिस के अलोंग होता है, तब बार मैग्नेट का डायरेक्शन इधर होगा या इधर होगा, ये तय होगा कि तार जो लपेटा गया है, करंट जो फ्लो करता है उसके तरफ क्या ऐसे लपेटा गया या ऐसे लपेटा गया है। तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन, करंट का जो डायरेक्शन का फ्लो है उससे तय होगा कि नॉर्थ पोल इधर होगा कि इधर होगा। और सो फार एज मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा इसमें, तो ये होता है म्यू नॉट एन आई होता है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और यहाँ पे करंट क्या कहते हैं, करंट कितना फ्लो करता है, वो सारा चीज यहाँ पे डिपेंड करता है। उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, दूसरी बात कह रहा है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनेगा, किस तरह का मैग्नेट बनेगा। तो सबसे पहली बात तो है कि ये किस सेंस में, एक्सप्लेन इन व्हाट सेंस डज द सोलेनॉइड एक्ट लाइक ए बार मैग्नेट। तो हम लोग इसका जवाब लिखेंगे कि जो इस ये बार मैग्नेट के तरह से बिहेव करेगा, इट विल एक्ट लाइक ए बार मैग्नेट एंड द सिचुएशन या पोजीशन ऑफ द बार मैग्नेट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का जो एक्सिस होता है उसके अलोंग उसका बार मैग्नेट का सिचुएशन की बात होती है। तो वो है। दूसरा है कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे। तो पहले आंसर कर लेते हैं हम लोग इसका कि किस सिचुएशन में होगा। तो इसका आंसर करने के लिए हम लिखेंगे सेंस ऑफ बार मैग्नेट सेंस ऑफ बार मैग्नेट इज along the axis of solenoid। चलो सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग बार मैग्नेट का सेंस माना जाएगा। व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट। तो कहता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं यूज करने के लिए कोड, और वो कोड है मिया का, मिया MIAN मिया। अब यहाँ पे मिया में यहाँ m इक्वल टू कर देना है, तो ये हो गया आपका मिया। अब इस मिया में क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ करंट दिया हुआ है, करंट कितना है 3 दिया हुआ है। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है आपको 2.5 × 10⁻⁻⁴, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ 800। अब बच्चों होता क्या है, नॉर्मली बच्चे इसको बिल्कुल एक नॉर्मल स्टूडेंट जो क्विक अप्रोच नहीं करना चाहते हैं, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो डेसिमल का चक्कर आ जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 800 से। तो ये एक लंबी कंजप्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। आपको नीट में स्पेशली इतना टाइम प्रोवाइड नहीं रहता है कि आप आराम से उसको करो। जितना क्विक अप्रोच आपका हो सकता है कैलकुलेशन माइंड में कर लो, नहीं हो सके बिल्कुल वहीं पे हल्का फुल्का जो भी काम करना पड़े कर लो। अब ऐसा नहीं कि उठा के 3.2.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, समथिंग आया, फिर उसको 800 से मल्टीप्लाई करो। आपको उतना टाइम भी नहीं रहेगा, उतना आपको स्पेस भी नहीं मिलता है। तो आप यहाँ करो क्या, क्विक अप्रोच करने का तरीका आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। और खुद मैं जगह जगह न्यूमेरिक्स में जब इस तरह की बात आएगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो बच्चों यहाँ पे एक 0 यहाँ से हम इरेज कर लेते हैं। मान लो एक 0 यहाँ से अगर हम कैंसिल करेंगे तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है ना यहाँ से हट जाएगा। अब ये 25 हो गया। अब इसको दिमाग में रखो, ये 25 है। अब यहाँ पे एक 0 और यहाँ से अगर हटाते हैं हम, तो यहाँ पे एक 10 का पावर में एक प्लस ऐड हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास क्या रह गया, 8 को आप करो क्या 4 × 2 कर लो। अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 100 हो गया, 3 × 2 = 6, तो ये 600 हो गया बच्चों। तो आपके पास ये वैल्यू 600 आ गया। अब यहाँ 10 पावर कितना दिया हुआ है, -4 + 1 -3 हो गया, -3। आप चाहे ऐसे रखो, या अगर आपको ऐसे नहीं रखना है तो ये अगर हटाना चाहते हो पूरा का पूरा, तो 10 पर -3 पावर है, तो डेसिमल यहाँ आपका है, और डेसिमल उठा के 3 डिजिट इस पार कर दो, तो यहाँ आपका आ जाएगा 0.6। यहाँ से उठा के 3 डिजिट किया, ये हटाने के बाद ये आ गया, तो ये आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। तो अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपका आ गया जो जूल सेकेंड होता है। जूल टेस्ला यूनिवर्स सेकेंड नहीं।
तो ये आपका वैल्यू मिल गया बच्चों, आप इसको आराम से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। कहता है इफ द सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 3, जो जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने बनाया, इज फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आप पढ़ो, यहाँ पे लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ और वो यूनिफॉर्म है, 0.25 टेस्ला है। अब कह रहा है इज अप्लाइड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड व्हेन इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल। कहता है टॉर्क निकालना है बच्चों। टॉर्क कितना होगा जब उसका एक्सिस जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा 30 डिग्री। तो कहता है आपको यहां निकालना होगा टॉर्क। टॉर्क निकालना है तो टॉर्क बराबर होता है टुम्ब साइन थीटा। आप कोडिंग कर लो, हुमायूंस टुम्ब मैंने बताया इससे पहले भी, टुम्ब साइन थीटा। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ बच्चों, तो यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहाँ हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके उसका रेफरेंस दे रहा है। उस क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया तो वो 0.6 था। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 0.25 है। और उसके बाद ये साइन थीटा 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू बच्चों हाफ होता है, तो यहाँ पे इसको हम लोग हाफ कर लेते हैं। अब ये हाफ को कैंसिल करना चाहेंगे तो यहाँ 0.3 हो जाएगा बच्चों, यहीं पे कर लो। अब 0.3 हो जाएगा। 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें डेसिमल नहीं देखना। 25 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 75। अब हमें डेसिमल बैठाना है 3 डिजिट के बाद, 2 यहाँ 1 यहाँ 3 डिजिट के बैठाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा डेसिमल, 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल आएगा। और इसको ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक मेथड में रखना चाहते हो तो डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना है, तो डेसिमल को उठा के हमें यहाँ करना पड़ेगा, यानी 7.5 करना होगा। तो आप कितने डिजिट लेके जा रहे हो, 2 डिजिट, तो यहाँ 10 पावर -2 यहाँ कर देना होगा। जितना डिजिट आप इधर कर रहे हो मल्टीप्लाई 10 पावर -2, तो ये आपको टॉर्क का वैल्यू मिल गया यहाँ से आपको। तो ये टॉर्क का वैल्यू मिल गया बच्चों। ठीक है बच्चों, आपने इसको जूम करके लिख लेना है। अब हमारा अगला जो क्लास आने वाला है इस पर ये कंटिन्यू चलेगा, आप हमारे साथ बने रहें जब तक ये सारा ख़त्म नहीं होता है। मैग्नेटिज्म पर जितने भी क्वेश्चंस आपको नीट लेवल का 12th लेवल में पूछे जाएंगे वो सारा मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आप हमारे साथ बने रहेंगे अगली वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए दीजिए आप नदीम सर को आज्ञा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।